थई हमारे पीछे और खच्चर आगे थे। बजक वक्त रस्सों से खुद को आज़ाद करके कैसर आगे और मैं पीछे की तरफ भागा। एक थई पर जो काफले के बिल्कुल आखिर में था, एक चीते ने दरख्त पर से जुस्त लगाकर हमला कर दिया। चीता अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं था। इसके जुस्त लगाने के जोर से थई गिर पड़ा था और दोनों एक दूसरे से गुतम गुता हो रहे थे और दूसरे थई अपने खजरों से चीते को मुसलसल जरबात लगा रहे थे। थोड़ी देर में ही चीते जख्मों से निढाल होकर नीमुर्दा हालत में थई से अलग हो गया। अब थइयों ने पूरी ताकत से उसे कई खंजर उसे मारे और वो सख्ता हुआ दाम तोड़ गया। हमले का शिकार थई थोड़ी देर में उठ बैठा। चीते के पंजों के चंद गहरों खराशों के सिवा उसे कोई जख्म नहीं आया था। नंबर 2 उसकी मरहम पट्टी ले के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। अब मैं आगे की तरफ भागा जहाँ खच्चर हुनरा रहे थे। एक खच्चर पगडंडियों पर गहरी सांस ले रहा था। कैंसर ने बताया कि एक तीर उसकी गर्दन में प्रवेश था जिसे उसने निकाल दिया। तीर का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। हम खच्चर को खड़ा करने की कोशिश ही कर रहे थे कि वो मर गया। तीर यकीनन जहर में बुझा हुआ था। मेरा खच्चर सही निकाल छुप कर हमारा पीछा किया जा रहा है। जहरीले तीर मीज़ो कबाइल के वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिस कबीले की निगरानी और सामान खुद नफशीज का इंतजाम करते हैं, वरना हुकूमत और फौज से लड़ने वालों के पास जदीद असला होता है। मैंने हमीद को कहा कि चंद थइयों को ले आए ताकि वो मुर्दा खच्चर का सामान दूसरे खच्चरों पर लाद दें। सामान अभी दूसरे खच्चरों पर लादा जा रहा था कि मुझे फिर सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ आई। मैंने कैसर को इशारा करते हुए अपनी सब मशीन गन से बगैर शोर की आवाज़ की तरफ फायर किए। मेरे फायर करने के साथ ही सारे थई और कैंसर के साथियों ने भी इसी जाने मुसलसल फायर करना शुरू कर दिए। हमारा काफिला कम से कम 40 फुट की लंबाई में फैला हुआ था क्योंकि हम सभी पगडंडियों के तंग होने के बस सिग्नल फायर में चल रहे थे। फैरों के साथ ही कई चीखें सुनाई दी और 5 काले रंग के आधे नंगे मीजू लटकते हुए पगडंडी पर आन गिरे। इन 5 जख्मियों में एक जवान औरत भी थी। हमारी फायरिंग अभी जारी थी। सोलिया के 2 आदमी अपने कमाने और तुर्केश अपने ऊपर उठे हाथों में लिए हमारे सामने और तुर्केश और कमाने हमारे कदमों में फेंक कर सजदा रेज हो गए। जख्मी मीजू के तुर्केश और कमान के अभी तक उनके हाथों में ही थे। ये दोनों ऊंची आवाज में मुसलसल कुछ कहे जा रहे थे जो खाक भी हमारे पले ना पड़ा। टीमू कोरे का एक मजदूर उनकी जबान समझता रहा। मैंने उसे बुलाया। ये दोनों म्यूजिक चलाकर कह रहे थे कि उनका मकसद हमें हलाक करना ना था, बल्कि वो हमारा सामान हमसे छीनना चाहते थे। जख्मी म्यूजिक करा रहे थे। उनकी कमाने तुर्किश और भाले उनके साथ ही पड़े थे। दोनों मीजू बार बार पहाड़ी की तरफ देख शक पड़ने पर मैंने यूं ही कहा कि तुम्हारे जो साथी अभी तक सामने नहीं है उन्हें भी बुलवा लो ताकि तुम्हारे साथ जख्मी साथियों को ले जा सके। दोनों मीजू ने आपस में खुसर फुसर की और जोरदार आवाज में कुछ कहा। चंद लम्हों में 2 मर्द और एक औरत घने दरख्तों से निकलकर पत्थरों को फलांगते हुए नीचे आ गए। उनकी आंखों से हमारे खिलाफ नफरत की चिंगारियां निकल निकल रही थी। औरत तो एक जख्मी मर्द के पास चली गई और जोर जोर से कुछ बोलने लगी। वो मर्द शायद उसका चोर या भाई था। वो यकीनन हमें कोस रही थी। मैं अभी उनके मुतालिक कुछ फैसला ना कर पाया था कि कैसर पुकार, अगर इनमें से भी एक जिंदा अपने कबीले में चला गया तो फिर हमारी खैर नहीं। जहर में बुझे तीरों हम सब को हलाक कर दिया जाएगा। मेरे जहन में भी यही था कि इनको छोड़ने का मतलब ये होगा कि अपने कबीले से कमक लेकर हमसे रास्ते में फिर भिड़ जाएं। कैसर की बात ने मुझे फैसला करने में मदद दी। मैंने कैसर को कहा कि सब को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह इनके कबीले वालों को बताने के लिए कोई नहीं होगा कि इनको किसने हलाक किया है। ये कहते हुए मैंने अपना रिवाल्वर निकाला। इधर कैसर और उसके साथियों ने अपनी राइफलें सीधी की। उससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आया हमने 15-20 गोलियां चलाई और पांचों साथियों गोलियों की इस बौछार से खत्म हो गए। मैंने थई उमरियों को कहा कि इनके तीर कमान और भाले उठा लें। हमारे पास पेट्रोल तो था नहीं कि नाशों को जलाते, इसलिए पगडंडी की दूसरी तरफ गहरे खड्ड में इनकी नाशें लटका दी। इन 10 अफराद की हलाकत हम सब के दिल पर बोझ बन गई थी। दूसरों के मुतल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने दिल को मैं ये सोचकर समझाया कि इस हम पर हमले में पहल उन्होंने की थी। ये ऐसी जगह थी हम ना तो उन्हें कैदी बना सकते और ना ही जख्मियों की देखभाल कर सकते और ना उन्हें जिंदा छोड़ने का मतलब था हमारी अपनी मौत। यह चाहे तिफल तसली ही थी लेकिन फिर भी दिल को कुछ संभाला मिल गया। रास्ते में चीते और बीजुओं से झड़प के बहस हमारे 2 घंटे ज़ाय हो गए थे। लिहाजा जब हम शम्स की बताई हुई ढलवान पर पड़ाव की जगह पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने थैयों को तो लकड़ियां इकट्ठी करने का कहकर इतराब में भेजकर कैसर उसके साथी और कबीला खच्चरों पर सामान उतारने लगे। सर्दी भी बहुत थी और सबको भूख भी लगी हुई थी। आग जलाकर हमने अपनी
जिस्म तापे और टिन फूड खाकर साहब ने चाय पी। शाबे बसरी के मुतालिक ये फैसला हो कि हमारी आधी नफरी सोएगी और आधी पहरा देगी। 4-4 घंटे की शिफ्ट मुकर्रर करके मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। विजु कबील से तसादम और घुटन रास्ते की वजह से मैंने किसी मुतबादिल रास्ते के मुतालिक सोचना किया जिससे हम वापस जा सकें। सुबह मैंने कैसर, शम्स और अमीद के साथ इस बारे में गुफ्तगू भी की। शम्स चूँकि मेरे माजी के मुतालिक कुछ नहीं जानता, लिहाजा उसने चिटागांग से काकस बाजार और फिर रामू नदी को अबूर करके बर्मा में दाखिल होने या चिटागांग से एक बड़ी किश्ती में बर्मा तक जाने का मशवरा दिया। कैसर इस बारे में बिल्कुल कोरा था और उसे इस इलाके के मुतालिक ज़रा भी इल्म नहीं था। बकौल उसके कारादान वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मेरा नंबर 2 भी बिल्कुल खामोश था। उसने सिर्फ ये कहा कि मीज़ू कबीले से तसादम के बाद सारे थाई डरे हुए और चाहते हैं कि वापसी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए। उसने बिल्कुल सही कहा था। स्मगलर से वाबस्ता लोगों का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जहाँ पुलिस या एंटी नार्कोटिक्स वालों ने रोका और तलाशी लेनी तो ये सब माल छोड़कर वहीं भाग जाते हैं। अभी भी पाकिस्तानी अखबारात में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्मगलर सामान से भरे ट्रक छोड़कर भाग गए। चूँकि रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश वो स्मगलिंग का धंधा इख्तियार करते हैं, इसलिए उन्हें रुपया प्यारा होता है। रुपये से प्यार करने वाले को अपनी ज़िंदगी बेहद अजीज़ होती है। ज़िंदगी को दाव लगाने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त, गैरत और वतन से मोहब्बत होती है। अफवाज पाकिस्तान के निडर जवानों की हिम्मत और शुजात और वतन परस्ती के बहस हमसे 8 गुना ज़्यादा फ़ौज रखने वाली भारत इसलिए हमारी फ़ौज से खौफजदा रहता था कि जब भी उसने इन शहरों के से टकराने की हिमाकत की उसे मुँह की खानी पड़ी। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में शहीद को इतना बुलंद मकाम देने का वादा किया जिसके मुकाबले में ये चंद रोज़ दुनियावी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं रखती। हमारी तमाम फ़ौज इस जज्बे सरशार है और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारे दुश्मन पर ज़रब मोमिन की धाक बैठी रहेगी। मुझे वापसी के लिए कोई मुतबादिल रास्ते दिखाई ना दे तो मैंने उसके मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया। कारमा फ़िक्र कारसा मेरे काम की कोई फ़िक्र मेरे खालिक की ही फ़िक्र है। मैं क्यों खामखा अपने जहन को परेशान करूँ। अल्लाह पाक की मदद के यकीन पर जो बेहद हिसाब रहम करने वाला है। मैंने उसकी मुहिम को सर करने का बेड़ा उठाया था। अब तक उस सफ़र के दौरान जितनी भी मुश्किलात सामने आई इसी ज़ात करीम ने उन्हें दूर किया। आइंदा भी अगर उसकी मदद मेरे शामिल हो रही थी इस ज़ात पाक के सारे तमाम मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाएंगी। वरना इंसान तो इतना मजबूर और बेबस है कि वो ये तक नहीं देख सकता कि उसके पीठ पर क्या है। हम सुबह 10 बजे अपने पड़ाव का तमाम सामान खच्चरों पर लाद कर रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने नंबर 2 को कहा वो थई अमरइयों को बता दे कि हम वापसी पर मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें जिसमें मीज़ो कबील से तसादुम का कोई खदशा ना होगा। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहाड़ी की उतराई में पहुंच गए। हमारे सामने अब वो पहाड़ था जिसकी दूसरी जानब का हिस्सा बांग्लादेश की हदूद में था। मैंने मीज़ो कबील के अचानक हमले से बचने के लिए कैसर के साथियों थइयों की दो दो की टोलियां बनाकर उन्हें काफिले की चारों जानब फैल कर चलने, चौकना रहने और ख़ास तौर पर दरख्तों पर निगाह रखने को कहा। जहाँ पर दरख्त बहुत कम थे लेकिन पहाड़ की बुलंदी घने दरख्तों से अटी पड़ी थी। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया जहाँ भी एक तंग सी पगडंडी थी। शम्स ने बताया कि ये इलाका मीज़ो कबील के छोटे छोटे रिहायशी झोंपड़ों के सिवा बिल्कुल गैर आबाद है और ये पगडंडी भी उन्होंने अपनी आमद रफ्त और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बनाई है। ये बड़ी पगडंडी और आइंदा रास्ते इससे कई पगडंडियाँ निकलती हैं जो उनके झोंपड़ों तक जाती हैं, लिहाजा हमें बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ना होगा। शम्स ने 2 ऐसी बातें बताई जिनके मुतालिक मैंने पहले सुना था लेकिन उसे मास गप समझते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया था। पहली बात तो ये थी कि इस पगडंडी के आसपास इतने जहरीले बिच्छू होते हैं जो एक खास पत्थर पर डांग मारकर उसे चूर चूर कर देते हैं। इस पत्थर के चूरे को मुकामी शराब में हल करके मीज़ो अपने तीरों पर लगाते हैं जिससे ये तीर इस कदर जहरीले हो जाते हैं कि इंसान हो या जानवर ये तीर लगने से चंद मिनटों में हलाक हो जाता है। वो पत्थर सांप की शक्ल के एक पौधे के बिल्कुल करीब होता है। इस पत्थर की वजह से वह पौधा भी इस कदर जहरीला हो जाता है कि अगर हाथ से भी उसे छू लें तो बिच्छू के डांग जितना दर्द होता है। इस पौधे के साथ ही पालक के पत्तों से मुशाबे एक दूसरा पौधा भी होता है जिसके पत्ते को हाथ पर मलने से दूर हो जाता है रहता है। दूसरी बात यह थी कि इस पहाड़ पर बल्कि इस पगडंडी पर भी कहीं ना कहीं पारस पत्थर मौजूद है। पारस की खूबी यह है कि अगर कोई धात इससे छो जाए तो फौरन खाले सुना बन जाती है। इस पत्थर को बहुत तलाश किया गया लेकिन वो ना मिला। अलबत्ता अक्सर ऐसा हुआ कि खच्चरों के नैल इस पत्थर के छूने से सोने के बन गए, इसलिए खच्चरों के मालिक इस तरह आते हुए अपने खच्चरों को मोटे और वजनी लोहे के नैल लगवाते। मैं भी इस पत्थर की तलाश में इस पगडंडी पर कम व पेश 8-9 मरतबा आ चुका हूँ। शम्स ने शर्माते हुए बताया। अपनी दस्ती
छड़ी दिखाई जिसका निचला हिस्सा ठोस लोहे का बना होता। उसकी ये बात सुनकर मुझे याद है कि खच्चरों के मालिक हर 15-20 कदम चलने के बाद अपने खच्चरों के नहल क्यों देखते थे। बहरहाल उस सफर के दौरान पारस पत्थर कभी ना मिला और ना ही लोहे की कोई चीज सोना बनी।